हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि संडे में हम केवल और केवल जो चैप्टर वाइज हमारा चल रहा है वो डिस्कस किया करेंगे, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और जो बचे हुए दिन हैं उनमें आपकी जो सीरीज चल रही है वो चलेंगे और आंसर पेपर चला करेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आज स्टूडेंट न्यूक्लियस का बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है और भी कई चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, बट यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 14 है वहां से बनेगा, उस चैप्टर को आपको सही तरह समझना है। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई नीट 2024 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है स्टूडेंट एक न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 फेब से। कब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 8 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर टीच करने वाले हैं। नीतीश कुमार, पूनम लखानी, मृत्युंजय पांड्या, दिव्यांशु चौरसिया। किक स्टार्ट योर जेईई नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कब हो रहा है स्टूडेंट? 8 फेब से। और यहाँ पर आप एजुकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, नीतीश कुमार जी के बारे में, पूनम लखानी के बारे में, मृत्युंजय पांड्या के बारे में या दिव्यांशु चौरसिया के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल है कि इन्होंने क्या कर रखा है और क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। वैल्यू ऑफरिंग, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। स्टूडेंट समझिए, देखो लर्न आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हो यहाँ से। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आप सभी के पास, जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी उन पर एक्सेस पा सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आप सभी के। बैच कोर्सेज, देखो बहुत सारे यहाँ पर बैचेस चलते हैं, उनमें से आप कोई सा बैच सेलेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा स्टूडेंट, टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटेन करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, जिसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछकर उनका सॉल्यूशन पा सकते हो। लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना, तो आपके सामने स्टूडेंट नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे स्टूडेंट यहां पर हैव अ रेफरल कोड पूछेगा, तो वहां पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और जैसे ही स्टूडेंट आप स्मार्ट स्टडी कोड अप्लाई करोगे, आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर 13 है हमारा ये नाभिक या न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी नाभिक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियस। तो देखो आप सभी को मैं बता चुका हूं कि जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड हैं उन्होंने नाभिक की खोज की थी, आप सभी को पता होगा। और अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा पूरा एटम है। ये क्या हमारा पूरा एटम है, परमाणु, और इसके केंद्र में होता है हमारा क्या? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमारा क्या है? परमाणु है, एटम है। और देखो नाभिक के बाहर बहुत सारी खाली कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये के, एल, एम इस तरीके से कक्षाओं का नाम दिया गया है। तो नाभिक और परमाणु ये हमारा पूरा एटम है। तो जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, इसमें क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरीके से बहुत सारी कक्षाएं हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यह लिखोगे परमाणु के केंद्र में उपस्थित, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक, नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। सारी चीजें सही तरह समझना स्टूडेंट, हर चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। यहां लिखे आगे नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर खाली कक्षाओं में या फिर कह सकते हो खाली स्थान में
खाली स्थान में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज आप सभी को याद रखना स्टूडेंट, न्यूक्लियॉन एक नया शब्द है। न्यूक्लियॉन ये क्या होता है? तो यहां लिखोगे न्यूक्लियॉन बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से स्टूडेंट न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस चीज को आप सभी को याद रखना है। तो अगर आप कहीं पर भी न्यूक्लियॉन टर्म देखते हो तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है कि वहां पर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों एक साथ उपस्थित हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि परमाणु के केंद्र में हमारे पास एटम है, उसका जो केंद्र है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है या नाभिक है। तो परमाणु के केंद्र में एक धनाभिषिक्त भाग होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक के बाहर जो बहुत सारा खाली स्थान है, इस खाली स्थान में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। इस टाइप से एक सीक्वेंस है, आप सभी को पता होगा। बोरबरी इलेक्ट्रॉन वितरण योजना, बोरबरी इलेक्ट्रॉन वितरण योजना। ठीक है, आप सभी ने शायद इसको पढ़ा हो, उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर मैं n बराबर 1 लगाऊँ, पहली कक्षा की बात करूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर मैं n बराबर 2 लगाऊंगा तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। इस टाइप से हम बोरबरी इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ बच्चों किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाभिक के बाहर खाली स्थान होता है जिसमें बहुत सारे कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर है सभी को? उसके बाद बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है न्यूक्लियस से, इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो यहाँ लिखोगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप लिख सकते हो कैपिटल Z बराबर क्या है? कैपिटल Z बराबर क्या होगा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसी को बच्चा लोग हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। इसको आप बंद कर दोगे बॉक्स में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ। सपोज करो कोई भी एटम है, कोई भी एटम ले सकते हो आप। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ सोडियम, तो 11Na23 होता है। तो 11 का मतलब है कि जो परमाणु होगा सोडियम का उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन्स होंगे। और अगर मैं 23 में से 11 घटा दूं तो 12 बचता है। 12 क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो जो सोडियम परमाणु है उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन ये होता है ना 11Na23, तो ये जो नीचे है इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है बच्चों, और ऊपर जो होता है इसको द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी एटम में कोई भी हो सकता है। मैं Ca ले लूं, 20 Ca 40 होता है। तो 20 क्या है? कैल्शियम परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 20। और अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालें, क्या निकालें? न्यूट्रॉन्स। तो 40 में से 20 घटाओगे 20 आएगा। तो जो कैल्शियम परमाणु है उसके नाभिक में 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं। इस तरीके से बच्चों अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो बता सकते हो कि उस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगली डेफिनेशन में कराने वाला हूं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास नंबर? यार आप सभी ने 9th में जरूर पढ़ा होगा ये।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको मास नंबर। देखिए चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखोगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। राइटिंग थोड़ी फास्ट लिख रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर मैं द्रव्यमान संख्या पर लिखता हूं तो यहां लिख सकते हो आप सभी, द्रव्यमान संख्या, इसको हम किससे लेते हैं? कैपिटल ए से, इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यही तो लिखोगे आप सभी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यही तो मैंने डेफिनेशन में बोला है। और आपको ऊपर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। और आगे बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो यार? कैपिटल ए बराबर परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड प्लस न्यूट्रॉन्स को लेते हैं एन से। तो एक हमारे पास ये सूत्र बन जाता है, ए बराबर जेड प्लस एन। तो आप इस सूत्र के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, तो आप आसानी से उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, वो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने निकाला था। मुझे मास नंबर दे रखा था, मुझे एटॉमिक नंबर दे रखा था, तो मैंने एन निकाल लिया ए में से जेड को घटाकर, क्योंकि इसे इधर पक्षांतर करोगे माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो ए में से जेड आप घटाकर एन का मान निकाल सकते हो। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों के साथ। गलत बात है आप लाइक और शेयर नहीं करते हो। देखो हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं यार, इतना तो कर ही दिया करो, ठीक है। मैं डाले इसको। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, नाभिकों का वर्गीकरण। देखो नाभिकों को मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हों लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हों, क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक या आइसोटोप्स। और समभारिक क्या होते हैं? जिनमें के परमाणु भार समान हों लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हों, उनको कहते हैं समभारिक। समन्यूट्रॉनिक, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनको समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, आप आसानी से इनको बना सकते हो, बस समझ लीजिए विद एग्जाम्पल, क्योंकि अगर बोर्ड में आए तो आप आसानी से लिख के आ सकते हो। तो डाल लीजिए सबसे पहले नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सभी ने हेडिंग बना ली ना इसको। तो यहां पर लिखोगे नाभिकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन से वर्ग हैं बच्चों समझ लीजिए। नंबर 1 समस्थानिक, नंबर 2 समभारिक, नंबर 3 समन्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, ये 3 वर्गों में बांटा गया है।
तो हम पहला पॉइंट डालेंगे समस्थानिक नंबर 1, समस्थानिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो इसमें लिखोगे बच्चों ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हों, परमाणु क्रमांक समान हों, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हों, परमाणु भार भिन्न भिन्न हों, कॉमा समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हों बच्चों? समान हों, लेकिन जो परमाणु भार एटॉमिक वेट होता है अगर वो भिन्न भिन्न है तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, शायद नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? वो हैं 1H1, 1D2, 1T3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है? प्रोटियम है। ये क्या है हमारा? ड्यूटेरियम है। और ये क्या बच्चों? हमारा ट्राइटियम है। ये क्या है? ट्राइटियम। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि सभी के, ये तो एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक वेट होता है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। ये क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक। और ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है आपका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कह सकते हो इसको, परमाणु भार। तो सभी में आप क्या देख रहे हो कि जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, तीनों में समान है। तीनों में कैसा है? समान। लेकिन जो परमाणु भार है वो तीनों में बच्चों भिन्न भिन्न है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों क्या हैं? समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उनको बच्चों हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? दूसरा पॉइंट डाल लीजिए समभारिक। समभारिक इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोबार्स, आइसोबार्स। इसमें लिखोगे ऐसे तत्व, ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, ये मान के चलिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हों, जिनके परमाणु भार समान हों, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, कॉमा समभारिक कहलाते हैं। बच्चों इन्हीं से आप नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिख के इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अभी हम नोट्स इनके प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यार इतनी सारी वीडियोस रहती हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको। तो आपके लिए मैं सारी चीजें लिख के चल रहा हूं और जितनी चीजें आप लिख लिख के याद करोगे वो उतने ही ज्यादा टाइम के लिए याद रहेंगी। तो मैं कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूं, इसी वजह से बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे हमारे से ऐड हैं, जिन्होंने पेमेंट करके हमसे नोट्स के लिए बोला था, 1-2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं अपडेट करने के लिए, अपडेट कर देंगे, उसकी टेंशन ना लो। बट आप प्रेजेंट टाइम में ये सब कुछ लिखा जा रहा है, इनसे भी नोट्स बना सकते हो। इतने समझदार हो, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वहां से भी उनको प्राप्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। भी थोड़ा सा टाइम हमें फ्री होने दो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट यार अभी तो आप इनसे तैयारी करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पूरी चीजें लिख रहा हूं, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं इसी वजह से। अदरवाइज यार पढ़ाने का मतलब क्या होता है? केवल पॉइंट लिखो और उसको समझा दो, लिखाता कोई नहीं है। बट आप सभी की वजह से हमें लिखना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? परमाणु को भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख रहा हूं, आर्गन एवं कैल्शियम। एग्जाम्पल आर्गन एवं कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, आर्गन एवं कैल्शियम क्यों इसके एग्जाम्पल है वो समझ लीजिए। देखो आर्गन 18 Ar 40, कैल्शियम 20 Ca 40। तो आप क्या देख रहे हो कि परमाणु क्रमांक तो दोनों के भिन्न भिन्न हैं, एक का 18 है दूसरे का 20 है, लेकिन यार जो परमाणु भार हैं वो दोनों के कैसे हैं बच्चों? समान हैं। परमाणु भार दोनों के कैसे हैं? समान। लेकिन जो परमाणु क्रमांक हैं ये कैसे हैं? दोनों के भिन्न भिन्न। तो मैंने यही तो डेफिनेशन में बोला है, ऐसे तत्व
जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं बच्चों? वो समभारिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशंस को रटना नहीं है, केवल समझना है। समस्थानिक और समभारिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट रह गया अभी सम न्यूट्रॉनिक, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, दबा के लाइक और शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। चलिए मिटा दे इसको, मिटा देना। चलिए तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, सम न्यूट्रॉन। तो सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो बच्चों, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन होगी नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जो बल बांधकर रखता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको परमाणु द्रव्यमान मात्रक पढ़ाऊंगा। आज ही ये मान लो बहुत सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 2 या 3 दिनों में इस चैप्टर को पूरा खत्म करना। तो वीडियोस थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, आप सभी के कहने पर वीडियोस को बड़ा किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब हेडिंग डाल लीजिए सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, ठीक है ना। आइसोटोन्स कहा जाता है, एक बार इंग्लिश में चेक कर लेना, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू ये सही है, ठीक है ना, आइसोटोन्स ही बोलते हैं इसको। चलिए यहां पे लिख दीजिए ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, कोमा सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सिलिकॉन कॉमा फास्फोरस तथा सल्फर, ये तीनों क्या हैं बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक हैं। कैसे हैं अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लो। तो यहां पर हम तत्व का नाम लिखेंगे, तत्व का नाम, नोट नाभिक तत्व का नाम लिखा जाएगा यहां पर बच्चों आप उसका परमाणु क्रमांक लिखोगे, यहां पर आप उसका परमाणु भार लिखोगे या द्रव्यमान संख्या कह सकते हो, ठीक है। तो ये जेड से एक चार्ट सा बना लीजिए, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को ए से, और मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। क्या निकालना है यहाँ पर? न्यूट्रॉन्स। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड, जो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है। इस तरीके से आप छोटा सा चार्ट बना लीजिए। ऊपर से भी चलो क्लोज कर देते हैं। सिलिकॉन, और संकेत लिखना चाहते हो तो बराबर में लिखता जाऊंगा मैं, सिलिकॉन। इसका संकेत क्या होता है? SI। फास्फोरस, इसका संकेत क्या होता है? P। सल्फर, इसका संकेत क्या होता है? S, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं 14, 15, 16, सेम इनका एटॉमिक वेट होता है 30, 31, 32। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है बच्चों, हम क्या करेंगे? 30 में से 14 घटाएंगे तो 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16। 31 में से 15 घटाओगे, 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। 32 में से 16 घटाओगे, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो अब क्या देख रहे हो? तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या बच्चों कैसी निकल के आई? समान। तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसी निकल के आई? समान। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी कैसी निकल के आ रही है बच्चों? समान निकल के आ रही है। इसी वजह से ये तीनों सम न्यूट्रॉनिक या समटोन्स या आइसोटोन्स होंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। नाभिकीय बल को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है, बहुत कम चांस रहते हैं इसके पूछने के, 1 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा हमें इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स, तो यहां पर आप लिख सकते हो नाभिक में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों को एक साथ, चलिए मैं लिख देता हूं, नाभिक में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधकर
रखने वाला बल, रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है ना। तो नाभिक में आप सभी को पता है बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को एक साथ जो बल बांधे हुआ है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रबल नाभिकीय बल, इन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, प्रबल नाभिकीय बल। और नंबर दो दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल, दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, बस इतना सा इनके बारे में जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं और नाभिकीय बल किसे कहते हैं। बस बहुत है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट मत करना इस पर क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है ना, इसको आपको थोड़ा सही तरह समझना है। मिटा दूँ मैं इसको। अब जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा इस पर फोकस करना। देखो एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में कहते हैं इसको AMU। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है? देखो परमाणु, नाभिक व जो मौलिक कण होते हैं या मूल कण होते हैं उनके द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और एक AMU जो है वो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है ना, जो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है उसके 12वें भाग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखोगे, पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये होता क्या बच्चों वो जान लीजिए। तो यहाँ लिखोगे आप परमाणुओं, ठीक है ना, परमाणु कोमा नाभिक, परमाणु कोमा नाभिक व मूल कणों के द्रव्यमान, व मूल या मौलिक कण लिख सकते हो। ठीक है ना, मूल कणों के द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया, एक छोटा मात्रक बनाया गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AMU। ठीक है ना, और एक AMU क्या होता है बच्चों वो मैं आपको बता दूं। एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हो एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। तो अगर आपसे एक AMU की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको जो मैंने लिखा है बच्चों ये लिख कर आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक AMU इज इक्वल टू 1/12। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है ये 6C12 के, अब देखो कार्बन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान है 6C12 के, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एक परमाणु का द्रव्यमान, यही तो मैंने बोला है। और इसको आगे हम क्या लिखेंगे, अगर ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो लिखोगे आप इसे 1/12 12/10, इससे आपको मल्टीपल कर देना है। और ये जो वैल्यू बच्चों ये ग्राम में परिवर्तित है, ये ग्राम है, ये क्या है ग्राम। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे 1/12 इंटू 12/n ग्राम। तो 12 से 12 काट दोगे तो 1/n। तो यहाँ पर n क्या है बच्चों, जहाँ n इज इक्वल टू है आवागाद्रो संख्या, जहाँ n बराबर आवागाद्रो नंबर या संख्या। और इसकी वैल्यू शायद सभी को पता हो, उम्मीद करता हूँ 1/6023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है ना, ये जो n है ना उसकी वैल्यू है बच्चों 6.023 गुणा 10⁻23। आगे इसको आप सॉल्व करोगे
तो पावर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -23 हो जाएगा बटे 6.023। अब यहाँ पर सब समझना जो मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, तो 1 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.023। अब समझना, अगर बच्चों मैं एक पावर मतलब यहाँ पर 10 करूँ तो 10 गुणा, यहाँ पर एक नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी 10 की पावर -24। समझने का प्रयास करना, 1 है यहाँ -24 से 24 में से गया, आ गया भाई चीज निकल के 23। तो इतना तो जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो। 6.023, इससे आप इसको काट के देख लेना, 1.66 टाइम्स कटेगा इंटू 10⁻24 ग्राम। ये ग्राम में वैल्यू निकल के आई है। अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो क्या लिखोगे, 1 AMU इज इक्वल टू बच्चों 1.66 गुणा 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। 10 की पावर -24 पहले से है, 10 की पावर -3 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -27 kg। ये 1 AMU में इतने kg होते हैं, ये निकल के आ चुका है। और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यार अगर आप इसी को चाहते हो तो आप किस में चेंज कर सकते हो जानते हो, इसी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, जूल में। क्यों, कैसे, तो डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा M × c², आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो डेल्टा M की जगह हम इस वैल्यू को लगा देंगे 1.66 × 10⁻27, C की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 1.66 × 10⁻27, 3 × 9 गुणा 10 की पावर 16। 27 में 16 हटा दो तो 1.66 गुणा 27 में 16 गया तो 10 की पावर -11 गुणा 9। 9 का मल्टीपल कर लो, 9 × 54 का 4, हंस लगा 5, 9 × 54 और 5 59, 59 का 9 हंस लगा 5, 9 × 9 और 5 14। ये तो हुआ, कितने का पॉइंट लगाना, इसके बाद 10 की पावर -11। अब ये किस में चेंज हुआ है बच्चों, जूल में। इसी को आप किस में चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा समझा रहा हूँ, पूरा क्या करना है आपको, उसको आप किस में चेंज करोगे, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो 14.94 गुणा 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में चेंज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 14.94 को 1.6 से डिवाइड करके देखना, जब आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये निकल के आएगा 9.31। कितना निकल गया, 9.31 करके देख सकते हो यार, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। और 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाओ, 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 9.31 गुणा 19 में से 11 गया, 19 में से 11 गया तो 10 की पावर 8 बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझना, 100 का गुणा मैं इसमें कर दूं, 10 की पावर 8 है, 100 हटाऊंगा मतलब 10 की पावर 2 हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 931 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों इसको हटाऊंगा तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU जो है वो इतनी ऊर्जा के तुल्य होता है। तो 1 AMU में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको बता के आ सकते हो कि 1 AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सभी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाने वाला हूं। रेडियो एक्टिविटी पूरा खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी खत्म, इसी के साथ चैप्टर खत्म। तो एक एक वीडियो में हम आपको एक एक टॉपिक पूरा जितना होता है उसको समाप्त कराते हैं। रेडियो एक्टिविटी में आप सभी को पता है यार, रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, उनके बारे में बताऊंगा। वैसे चैप्टर से हटा है, आप अगर यूपी बोर्ड से तो आपके सिलेबस से तो हट चुके हैं, बट अगर आप किसी अदर बोर्ड से तो आपको पढ़ना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।